Good morning students. Today I will start respiration and respiratory system यानी श्वसन और श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया ये सबसे पहले मैंने ये बताना चाहता हूँ श्वसन एवं श्वसन तंत्र। श्वसन एवं श्वसन तंत्र। मैं पहले बताना चाहता हूं कि श्वसन क्या है। वैसे तो सिंपली लैंग्वेज में हम कह लेते हैं कि O2 का लेना और CO2 का छोड़ना जो है वो श्वसन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल डेफिनेशन की, तो टेक्निकल डेफिनेशन में क्या होगा? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस में कौन कौन आ जाएंगी? O2 एंड CO2। ये दो गैसें होती हैं, इनका विनिमय होता है। इनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज कहाँ होता है? ये हमारे लंग्स में होता है। ऑकर्स थ्रू द ब्लड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू द ब्लड। occurs through the blood। किसके बीच में एक्सचेंज होता है? ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। किसका? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज जो है मतलब क्या होता है कि मतलब exchange occurs through the blood. The blood dissolves the O2 gas in itself and transports it to various organs, tissue और body। मतलब ये मतलब जो होता है, मतलब मैंने कल भी बताया था जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, उस समय ये कहा था कि एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? पचा हुआ भोजन। तो पचे हुए भोजन में क्या होता है? C6H12O6। और अब हम सांस लेंगे यानी ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, तो ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर जब जाएगी तो उसका पचे हुए भोजन का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ O2 which is take through the nasal cavity और mouth। तो मतलब किसका फॉर्मेशन होगा? CO2 का। और क्या बनेगी? CO2 निकलेगी बाहर, तो ये बाहर जब निकल जाएगी और ये H2O का फॉर्मेशन होगा। ये दो चीज बनेगी 6CO2। ये जो है CO2 जो है वो फिर आकर के बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकलने में यानी हमने ये सीधी परिभाषा बताई थी कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना जो है वो हमारे क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है O2 and CO2 इट इन बिटवीन, blood environment and cells। ये हमारा जो है ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन की
ब्लड, एनवायरनमेंट और सेल के बीच में संपन्न होती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस is known as respiration। सीधे सीधे हम बात करें तो ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन में यही लिखना है तुम्हें, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी O2 और CO2 आएंगी। अब ये किसके बिटवीन होती है, किसके मध्य होती है, अदला बदली या गैसों का विनिमय किसके बीच में होता है? ये वातावरण, ब्लड यानी रक्त और कोशिकाओं के बीच में होता है। इस क्रिया को श्वसन की क्रिया कहते हैं। अब ये पहले तो केवल डेफिनेशन आ गई। अब इस श्वसन क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उनको कहते हैं श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और ये सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी ये जो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो भागों से मिलकर बना है। एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ऊपरी भाग, ऊपरी भाग यानी श्वसन का ऊपरी भाग, और एक होता है निचला भाग, नीचे का निचला भाग। तो मैं एक एक करके सबसे पहले जो वर्णन करूंगा वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का करूंगा। और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो जो अंग है जैसे नोज यानी नाक, माउथ यानी मुख, फेरिंक्स यानी ग्रसनी, यहीं पर एक एपिग्लोटिस की संरचना भी पाई जाती है। ध्यान रखना, एक बार रिपीट और कर दूंगा कल जैसे किया था। और चौथा भाग होता है लैरिंक्स यानी स्वरतंत्र, जो हमारी आवाज निकलती है वो ऊपरी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन के ऊपरी भाग में पाई जाते हैं। इसी प्रकार से निचला भाग होते हैं। तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा और ये पूरा वर्णन किताब से देखना है। तो ये श्वसन तंत्र का क्या कहलाएगा? वर्णन कहलाएगा। अब श्वसन तंत्र में जो है अगर वो श्वसन क्रिया पूछता है तो तुम्हें श्वसन क्रिया के बारे में ही बताना है। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भागों का मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी नाक, यानी इसमें दो छिद्र होते हैं, यानी ये कह सकते हैं ये पहला श्वसन अंग है जो अगर हम बाहर से देखें तो एक जोड़ी नासर केवटी यानी ये जो है नासर केवटी है, यानी हमारी नाक के कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। ये दो एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है और ये एक लंबी गुहा होती है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। अब ये जो नासिका गुहा होती है यानी नासर केवटी जो होती है, इसका पीछे वाला भाग जो है यानी पीछे को उतरें तो ये नासा ग्रसनी या नासोफेरेंक्स में खुलता है। अब ये नासिका गुहा में पाए जाने वाले जो क्या क्या होते हैं? महीन बाल होते हैं, एक पतली झिल्ली होती है, यानी हमारी नाक में क्या होते हैं? बाल होते हैं, एक पतली झिल्ली होती है और उनके बीच में जो है रक्त प्रवाह होता रहता है। लेकिन एक सीरिया टाइप यानी पतले पतले रोम और एक चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूकस श्लेष्मा आपस में ऑपरेशन के द्वारा जो है वायु में जो भी धूल के कण होते हैं या पोलन परागकण होते हैं या फफूंद होती है उनको ये दूर करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास जो है हमारे वायु फेफड़ों में जाती है। अब हमने ये बताई थी कि अगर कोई पूछ ले कि नासर केवटी जो होती है इसमें दो छिद्र बताए थे, एक जोड़ी, बीच में पतली हड्डी होती है, झिल्ली होती है अंदर, और वहां हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें सीलिया कहते हैं, और चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस जो नाक के अंदर रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये
धूल के कण या परागकण या कोई फफूंद यानी जिसे हम फंजाई कहते हैं वो हमारे जब नाक में प्रवेश करती है तो इन रोम में या श्लेष्मा में चिपक करके वो मतलब वायु शुद्धि आगे की ओर बढ़ती है। दूसरा आता है मुख का। मुख का बात करें, सांस तो वायु तो मुंह से भी हम ले सकते हैं, यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन, मैंने वहां बता दिया था कि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो संपन्न होती है वो ब्लड एनवायरनमेंट और सेल के बीच में संपन्न होती है। तो हम वायु को यानी ऑक्सीजन को वायु में जो वातावरण में हमारे में ऑक्सीजन रहती है उसको जब हम लेते हैं तो वो नाक से भी जा सकती है और मुंह से भी जा सकती है, लेकिन जो है फायदेमंद जो है वो नोजल कैविटी यानी नाक के द्वारा सांस लेना फायदेमंद होता है, क्योंकि मुंह से ली गई सांस में डायरेक्ट जो है बैक्टीरिया है, फंजाई है या धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल वो अंदर हमारे जा सकते हैं। अगला भाग आता है, तो अगर ये पूछा तो सांस लेना किससे फायदेमंद है, मुंह से और नाक से यानी मुख से, तो मुख से फायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि मुंह के द्वारा अगर सांस लेंगे तो हमारे जो धूल मिट्टी के कण हैं वो डायरेक्ट फेफड़े में पहुंच सकते हैं, इसलिए नाक से लेना चाहिए। अब ये तीसरा भाग आता है फेरेंक्स यानी कि ग्रसनी। ये कैसा है? मांसपेशियों का बना होता है, इसकी एक ऊपर की जो है चिमनी नुमा होती है और जो है नोजल कैविटी के पीछे वाले भाग से आहार नाल के ऊपरी भाग तक फैली हुई रहती है। आहार नाल यानी जहां से फेरेंक्स से शुरू होती है, तो ये अगर हम नोजल कैविटी के पिछले भाग की ओर चले तो मतलब ये जो है एक इसके आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई रहती है। अब इसको वैसे तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से? एक नासा ग्रसनी यानी नासोफेरेंक्स और मुख ग्रसनी यानी ओरोफेरेंक्स, और एक होती है अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। ये 3 भागों में बटी होती है। कौन? फेरेंक्स। तो ये एपिग्लोटिस जो लास्ट वाला भाग होता है वो मैंने कल बताई थी तुम्हें कि भोजन करते समय भोजन नली में ही जाता है, श्वास नली में नहीं। तो वो कारण क्या है? एपिग्लोटिस, जो हमारे ग्रसनी का सबसे नीचे वाला भाग और अंतिम भाग भी है। अब नासा ग्रसनी में क्या होता है? मतलब नासिका गुहा के पिछले वाले भाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का ये हमारा जो है प्रथम भाग है, और वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी यानी नासोफेरेंक्स से होती हुई मुख ग्रसनी में यानी ओरोफेरेंक्स में आती है। और मुख से ली गई जो अगर वायु आती है वो सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, यानी दूसरे वाले भाग में। इसके फेरेंक्स के कितने भाग बताए थे? 3 भाग, एक नासोफेरेंक्स, एक ओरोफेरेंक्स और एक तीसरा बताया था हमने लैरिंगोफेरेंक्स यानी अधोग्रसनी या कंठग्रसनी भी कहते हैं। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सबसे पहले नासोफेरेंक्स में आती है, फिर ओरोफेरेंक्स में आती है, फिर लैरिंगोफेरेंक्स में आती है। लेकिन अगर मुख से सांस लेंगे हम तो सीधे ओरोफेरेंक्स यानी मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब मुख ग्रसनी में जब एपिग्लोटिस जो होता है वो वहां से वायु जो है वो हमारे स्वर तंत्र में प्रवेश करती है। अब ये जो एपिग्लोटिस के बीच में आ गया था, ये लास्ट वाला भाग है घाटी ढक्कन। ये मतलब एक इलास्टिक कार्टिलेज है, त्रिकोणे ट्रायंगुलर पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि है। हड्डी के एक कठोर जो होती है वो बोन यानी अस्थि कहलाती हैं, और जो मुलायम अस्थि होती हैं वो उपास्थि कहलाती हैं यानी ये कार्टिलेज। तो ये एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज स्ट्रक्चर है जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य में एक स्विच, इसके बीच में श्वास नली और आहार नाली के बीच में एक श्वास नली का कार्य करता है। अब ये मान के चले कि ग्रसनी जो है भोजन निगलने में भी सहायक है, और ऐसे में एपिग्लोटिस का ढक्कन जो है एक स्विच की तरह जो काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए, भोजन या
वही वाली बात है, उसको दूसरी तरह से कल मैंने समझाया था कि अगर भोजन करते समय भोजन जो है भोजन नदी में ही जाता है, श्वास नदी में नहीं, क्यों? तो एपिग्लोटिस का वह काम रहता है जो स्विच की तरह काम करता है। इसके ऊपरी श्वसन तंत्र में एक संरचना और आती है लैरिंक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर तंत्र कहते हैं। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली, ग्रसनी का मतलब क्या हो गया? ग्रसनी फेरेंक्स, और श्वास नली यानी कि लैरिंक्स, ये नीचे वाली ट्रैकिया, उसको जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। और इसमें हमारे दोनों के बीच में श्वास नली जो होती है या जो स्वरतंत्र होता है जिसे लैरिंक्स कहते हैं, यह 9 प्रकार की उपास्थियों, 9 प्रकार की उपास्थियों का मतलब 9 प्रकार की कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। तो भोजन को निगलते के दौरान एपिग्लोटिस जो है वो स्वरतंत्र के आवरण के रूप में कार्य करता है, जो भोजन को स्वरतंत्र में यानी कि लैरिंक्स में जाने से रोकती है। अब स्वरतंत्र हमारी जो आवाज निकल रही है, आप जो सुन रहे हैं हमारी आवाज को, वो स्वर रज्जु होते हैं। किसमें? लैरिंक्स में। तो स्वरतंत्र जो होते हैं, मैंने बताई थी ना 9 छल्ले होते हैं, ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार के होते हैं। अब यहाँ ये छल्ले जो है इस श्वास नली में पड़े हुए हैं, इसका ध्यान रखना कि ये हमारे श्वास नली की दोनों दीवारों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। अगर ये मतलब क्या होगा? स्वर यंत्र में स्वर रज्जु जो होते हैं, ये विशेष संरचना जो होती है, और ये जो है क्या होती है? एक श्लेष्मा की बनी हुई झिल्लियां होती हैं, जो हवा के आने और जाने से कारण एक वाइब्रेशन पैदा करती हैं, एक कंपन पैदा करती हैं, जिससे अलग अलग प्रकार की आवाजें उत्पन्न होती हैं। अब हम आते हैं निचले वाले में, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। निचले वाले भाग में सबसे पहले क्या आता है? ट्रैकिया यानी श्वास नली। श्वास नली लंबी होती है और लगभग 5 इंच की एक नलिका होती है। लंबाई कितनी होती है? 5 इंच की होती है। और इसके अंदर जो है स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलम होते हैं, कॉलम एपिथेलियम के रोम लगे रहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मतलब श्वास नली के अंदर जो होते हैं वो रोम के आकार के स्तंभाकार उपकला ऊतक ये होते हैं, और जो सी आकार के उपास्थि के छल्ले जो से उससे बनी होती है, अंग्रेजी के सी आकार के। अब इन छल्लों से क्या होता है? श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकता है। यानी ये अगर पड़े हुए हैं तो हमारे जो लैरिंक्स की ये दीवार लेफ्टी और राइटी आपस में मिल नहीं पाती हैं। इससे ये क्या होता है? ये जो छल्ले पड़े होते हैं, सी आकार के रिंग पड़ी रहती हैं, उससे ये हमेशा नली खुली रहती है। श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है। श्वास नली किससे मिलेगी? श्वास नली जो है वो स्वर यंत्र को ब्रोंकियाई यानी श्वसनी से मिलाती है, पीछे की ओर मिलाती है, तथा श्वास को गर्दन से हमारे चेस्ट रीजन में यानी वक्षस्थल तक पहुंचाती है, और वक्षुआ में वायु पहुंच करके श्वास नली दाहिने और बाएं दो भागों में बढ़ जाती है। यानी श्वसनी जो है आगे चल करके जब लंग्स में प्रवेश करती है तो ये कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। यानी ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई को तो ये ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, और वो 2 बटे हुए भाग हमारे क्या कहलाते हैं? ब्रोंकियाई या श्वसनी। और इसी में से होकर के जब वायु जाती है तो मतलब क्या हो जाती है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। वैसे जो शाखाएं इसकी निकली होती हैं उसको हम प्राथमिक ब्रोंकियाई यानी प्राइमरी ब्रोंकियाई या प्राथमिक श्वसनी भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं?
श्लेष्मा यानी चिकना पदार्थ होता है म्यूकस, उसका निर्माण करते हैं जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की ओर एंटर यानी प्रवेश करती है। नेक्स्ट भाग आता है, ये देखो श्वसनी व श्वसन का एक साथ लिख दिया है। श्वसनी तो ये हो गई, अब ये और पतली पतली ब्रांचेज में बटी हुई होगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, श्वसन का। श्वसनी और श्वसन का एक ही पॉइंट में ले लिया है मैंने, तो उसका ये होता है जो हमारी श्वास नली होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी एक तो दाईं ओर के फेफड़े में जाती है और एक बाईं ओर के फेफड़े में जाती है। अब ये जो अंदर जब जाती है तो अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिसे हम द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। यानी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में निकल गई, जैसे ऊपर पहले बताया था प्राथमिक श्वसनी कहते हैं, और उसे अंदर जब जाकर के बढ़ती है विभिन्न भागों में तो उसे द्वितीयक यानी सेकेंडरी ब्रोंकियाई कहते हैं। अब ये प्रत्येक खंड में ये फेफड़े के दो भाग हैं, दायां और बाएं, तो प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी जो है अनेक, फिर तृतीयक श्वसनी में यानी टर्सरी ब्रोंकियाई में बढ़ जाती है, और तृतीयक श्वसनी भी जो है छोटी छोटी श्वसनकाओं और उससे भी छोटी होती है तो उसमें बढ़ जाती है, उसे हम ब्रंकियोल कहते हैं। और ब्रंकियोल जो है पूरे हमारे दोनों तरफ के दाएं और बाएं फेफड़े में फैले रहते हैं और अंत में जाकर ये ब्रोंकियोल में बढ़ जाते हैं। श्वसनी और ब्रंकियोल मिलकर के एक पेड़ के नुमा या झाड़ी नुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में, बहुत सी ब्रांच में बटी हुई रहती है। इन शाखाओं का जो अंतिम छोर होता है वो होता है एल्वियोलाई। अंतिम शाखा जो होती है वो क्या होती है, एल्वियोलाई, और वहीं पर जाकर के गैसों का आदान प्रदान होता है। अब ये जो मैंने बताया था इसको ध्यान रखना, ये श्वसनी जो है ये अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में बढ़ती है तो ये अंदर जाकर के दो भागों में बढ़ती है, इसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। ये भी तृतीयक श्वसनी में और बढ़ जाती है तो तृतीयक श्वसनी कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जो है एक संरचना होती है एल्वियोलाई, यानी कूप के समान, ये झिल्ली के समान इसमें पड़े रहते हैं, तुमने देखे होंगे ये संरचना पड़ी रहती है। और ये श्वसनकाएं जो है अंतिम भाग एल्वियोलाई में जाकर के खुलती हैं, इन्हें कूपकाएं कहते हैं। अब आता है वर्णन इसका लंग्स का। वक्षस्थल में जाकर के हमारे दो फेफड़े होते हैं जो पसलियों के नीचे स्थित होते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। ये फेफड़े कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल यानी लचीले, सॉफ्ट यानी कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े हमारे जो हैं कैसे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के। जो लोग धूम्रपान करते हैं तो फेफड़े इसीलिए काले पड़ जाते हैं। और एक जोड़ी होते हैं जो हमारे चेस्ट रीजन में यानी वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग यानी ये डायफ्राम यानी मध्यपट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। और फेफड़े में जो है अनेकों यानी असंख्य कह लो श्वास नलियां, कूपकाएं, रक्त वाहिनियां, लसका वाहिनियां, लचीले तंतु, झिल्लियां अनेकों कोशिकाओं से निर्मित होती है। अब इसके नीचे जो होता है तो डायफ्राम का बता दूं, ये कार्टिलेज यानी मुलायम अस्थियों का बना हुआ होता है। इसके फैलने से उड़ने से ही फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फेफड़े फूलते और बिचकते रहते हैं, यानी रिलैक्सेशन पोजीशन में आते हैं और ये फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। अब इसका क्या होता है देखो जरा, अब इसकी मैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वायु जो है हमारी नासक केविटी में प्रवेश करती है और फेरिंक्स से होती लैरिंक्स में आती है और कहां जाती है, ट्रैकिया यानी श्वास नली में आ जाती है। और श्वास नली में आकर के वह वायु, अब वायु में कौन सी गैस होती है, O2। ये O2 गैस जब आती है तो वो प्योर होती है, शुद्ध होती है, तो ये ट्रैकिया में आएगी वायु यानी एयर यानी कि ऑक्सीजन। और ट्रैकिया दो भागों में विभाजित होती है तो इसका मतलब है
होता है वो एक झिल्ली के द्वारा बना हुआ रहता है। इसके चारों ओर जो है रुधिर के स्राव का जाल फैला हुआ रहता है, यानी फेफड़े के चारों ओर रुधिर के स्राव का जाल फैला हुआ है। ये अब ये O2 यहां आ गई, कहां आ गई, ये यहां आ गई। एक मैंने सिस्टम बताया था तुम्हें, डिफ्यूजन सिस्टम। When the gases exchange through a thin membrane, that is called the diffusion system। जैसे हम यहाँ पर मतलब जो है सेंट की शीशी अगर फैलाते हैं तो पीछे तक खुशबू जाएगी, या अगरबत्ती जब जलाते हैं तो उसकी स्मेल जो है पीछे तक के बालक को पहुंचेगी। तो उसी प्रकार से ये विसरण की क्रिया, विसरण यानी कि डिफ्यूजन सिस्टम, डिफ्यूजन सिस्टम के द्वारा जो है वो जो है एक्सचेंज होगी बाई की डिफ्यूजन सिस्टम के द्वारा O2 जो है एल्वियोलाई अंतिम सिरा है ये किसका, सुषुम्नाओं का, यानी ब्रोंकियोल। अब ये गैस जो है विसरण की क्रिया के द्वारा हमारे ब्लड में आ जाती है। अब ये समीकरण देखो, और हमारे ब्लड में जो है वो क्या बह रहा है, ब्लड, और ब्लड के साथ में ही वो डाइजेस्टिव फूड यानी ये वाला है। तो ये ऑक्सीजन ले लेता है, ये देखो जुड़ गई, वो O2 जब जुड़ जाती है तो मतलब क्या होता है कि मतलब O2 जुड़ जाता है तो वो पचित भोजन का ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर के मतलब जो है मतलब भोजन का पाचन हो जाता है, जिससे CO2 गैस निकलती है। अब वो O2 तो ब्लड के साथ बहकर के शरीर के सभी भागों में चली जाएगी, लेकिन उधर से जो है वो क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी। CO2 जब आ जाएगी तो वो उसी रास्ते से होकर के बाहर निकल जाती है। CO2 जो है उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, जिस रास्ते से O2 आई थी उसी रास्ते से CO2 जो है बाहर की ओर निकल जाती है। वो O2 जो है पहले सुषुम्नाओं में आया, CO2 जो है ये तो इसने ऑक्सीजन दे दी ब्लड को, और ब्लड से जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर होता है उससे CO2 वापस दे दी। ये ब्लड तो प्योर हो गया जो हमारे शरीर में सर्कुलेट होगा। ये CO2 जो है उस एल्वियोलाई से हमारे ब्रोंकियोल यानी सुषुम्नाओं में, वहां से फिर श्वसनी में और श्वास नली से होती हुई उन नाजल केविटी यानी कि उससे बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम रिपीट करूंगा थोड़ा, मैकेनिज्म जरा इसका थोड़ा है। पहले लंग्स के बारे में समझ लो, ये किताब में भी देख लेना। यानी दाहिना फेफड़ा जो होता है वो लंबाई में तो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन थोड़ा अधिक चौड़ा होता है। कौन सा फेफड़ा, दायां फेफड़ा, किससे, लेफ्ट से यानी बाएं से। ये बात मैंने बताना या किताब में और देख लेना। यानी जो सीधे हाथ का फेफड़ा हमारा होता है, दो फेफड़े होते हैं दाएं और बाएं, तो ये राइट लंग्स है और ये जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट लंग। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारा जो दायां फेफड़ा होता है वो लंबाई में छोटा जरूर होता है, किससे, बाएं फेफड़े से, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा अधिक होता है। अब ये हमारे सीधे हाथ के फेफड़े में कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। इसमें ये 3 खंड होते हैं, और बाएं फेफड़े में हमारे कितने खंड होते हैं, 2। इस जनरल नॉलेज इसके लिए ध्यान में रखना थोड़ा, ये क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले बीच में से बना करके तो पहले फिर समझो। ऑक्सीजन वायुमंडल की ऑक्सीजन, वायु
मंडल की O2 जो है नाजल केविटी अर्थात नासा छिद्र जो कि 2 होते हैं उनके द्वारा प्रवेश करती है और ये जो वायु जो है वो किस में आ जाती है, श्वास नली में आ जाती है और श्वास नली से आकर के श्वसनी और श्वसनका में प्रवेश कर जाती है और वहां से ये इसके अंतिम भाग जो एल्वियोलाई है उसमें आ जाती है। अब O2 जब आ जाती है तो विसरण की क्रिया के दौरान ये फेफड़ों की जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है वो मतलब ब्लड में प्रवेश कर जाती है। तो ब्लड जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त, ये प्योर ब्लड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो है ब्लड जो है प्योर होने के कारण पहले हमारे हार्ट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? हार्ट में, और वहां से शरीर के सभी भागों में जाएगा और उधर से इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त जो आएगा तो उसकी CO2 जो है वो एल्वियोलाई में छोड़ दी जाती है और वो उसी रास्ते से बाहर निकलती है अर्थात पहले श्वसनकाओं में, फिर श्वसनी में, फिर श्वास नली में और ये नासा छिद्र से होकर के बाहर निकल जाती है। इसलिए O2 और CO2 का एक्सचेंज जो हो गया, विनिमय जो हो गया वो तुम्हारा पूर्ण हो जाता है अर्थात श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है। एक चीज मैं बताना भूल गया, ये फेफड़ों के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, इसे कहते हैं फुफ्फुसा व्रण, फुफ्फुसा व्रण क्लूरेसी, और ये जो है बाह्य चोटों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। डायफ्राम जो है वो कार्टिलेज मांसपेशियों का बना होता है। इसके फैलने और सिकुड़ने से जब ये फैलेगा तो फेफड़ों पर प्रेशर डालेगा जिससे तो CO2 जो है बाहर निकल जाती है। जब ये सिकुड़ते हैं तो नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन वातावरण से ली थी वो अंदर प्रवेश कर जाती है। ये तुम्हारा श्वसन तंत्र का वर्णन पूरा हो गया। अब इसके बाद ये हार्ट की फिजियोलॉजी में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना तुम। तब तक के लिए थैंक यू।